नमस्कार सभी लोगों को, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आज की क्लास में, जिसमें हम सीएनटी एक्ट पढ़ रहे हैं। और आज हम सीएनटी एक्ट का चैप्टर 3 देखेंगे। आप जानते हैं कि पूरे सीएनटी एक्ट को 19 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। उसमें से हम चैप्टर 3 अभी देखने वाले हैं, जिसमें हम समझेंगे कि आगे चल के चैप्टर 2 के बाद और क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। चैप्टर 2 में हमने देखा था एक्ट 4 से 8 तक, जिसमें हमने काश्तकारों के वर्ग के बारे में समझा था। जो भूधारक अथवा उपभूधारक कौन थे, रैयत कौन कौन थे, खूंटकटी रैयत कौन थे, दर रैयत कौन थे और मुंडारी खूंटकटीदार कौन थे, ये सब आप समझ गए। रैयत का अर्थ हमने समझ गए थे। रैयत ऐसा व्यक्ति जिसके पास ज़मीन है, वो खेती करवाता है। ज़मीन है और खेती करवाता है, ये ध्यान रखेंगे आप। ऐसा व्यक्ति जिसके पास ज़मीन है वो खेती करवाता है। अध्याय 3 जो है, यानी कि जो चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 में हम बेसिकली क्या क्या देखेंगे। चैप्टर 3 में हम ये जानेंगे कि जो भूधारक है, जो ज़मीन का मालिक है, जो ज़मीन जिसके पास है, उसका जो टैक्स है वो कब बढ़ाया नहीं जाएगा। आप जानते हैं कि 1908 में ये आके मामला आया टैक्सेशन का कि कैसे सीएनटी एक्ट में डाला जाएगा। लेकिन टैक्स का जो मामला चल रहा था वो तो बहुत पहले से चल रहा था। बहुत पहले से ही लोग चाह रहे थे कि टैक्स बढ़े। लेकिन अगर टैक्स बढ़ाना है तो ऐसा कब होगा कि जो ज़मीन मालिक है, मान के चलिए ये ज़मीन मालिक है, तो इसका टैक्स कब नहीं बढ़ाया जाएगा। तो इसका टैक्स कब नहीं बढ़ाया जाएगा, जिसको कि बंगाल का 10 साला नियम, जो मैंने बताया था कि 10 साल के लिए परमानेंटली राजाओं के साथ सेटलमेंट हो रहा था अंग्रेज़ों का। आप देख पाएंगे यहाँ पर इस तस्वीर में, ये समझिए कि इस राजा के साथ ये 10 साल का एग्रीमेंट हो रहा है कि आप ये जो ज़मीन है, इतना बड़ा ज़मीन, इसका 10 साल के लिए आपके पास रहेगा और 10 साल तक आप टैक्स कलेक्ट करके हमको टैक्स दीजिएगा। ये जो 10 साला अधिनियम जो आया था, बंगाल 10 साला बंदोबस्त 1793 में, आप जानते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट किया था 1793 में। उसी के ये में 10 साल के लिए बंदोबस्त किया जाता था राजाओं के साथ। तो अगर कोई ज़मीन का आदमी, ज़मीन का मालिक, ऐसा कोई आदमी जिसके पास ज़मीन है, उसका जो ज़मीन अगर ऐसा हुआ कि जब बंगाला 10 साला बंदोबस्त विनियम आया, उस समय उसका जो लगान है अगर वो परिवर्तित नहीं किया गया है, मान के चलिए कि एक आदमी है, मान के चलिए सुरेश। बंगाल का जो 10 साला अधिनियम आया, इसके तहत इसका मान के चलिए कि 10 रुपया इसको देना पड़ता था। और ये जो 10 साला अधिनियम आया, इसके समय अगर इसका 10 रुपया ही था तो इसको फिर नहीं बढ़ाया जाएगा। जब एक्ट आएगा सीएनटी 1908, उसमें जब लागू किया जाएगा तो ये 10 रुपया से नहीं बढ़ाया जाएगा। ये क्या कहता है हमारा एक्ट नंबर 9। एक्ट नंबर 9 कहता है कि भूधारक लगान वृद्धि के लिए कब दायी नहीं होगा, अगर उसको 10 साला अधिनियम की धारा 51 के तहत 10 साल के लिए जो लगाया गया है, अगर इस समय इसके लगान को परिवर्तित नहीं किया गया है, लगान को नहीं बढ़ाया गया है, तो इसको नहीं बढ़ाया जाएगा। क्लियर है। एक्ट नंबर 9 में कहा गया कि जिस आदमी का जो 10 साल के लिए, मैंने पहले वाली वीडियो में जो बताया था, रज़ा खान ने जो 10 साल की बंदोबस्ती की थी, वो 10 साल के लिए जिन लोगों के साथ कर लिया गया करार, उस समय जिसका टैक्स नहीं बढ़ाया गया, लगान नहीं बढ़ाया गया, वो नहीं बढ़ाया जाएगा जब सीएनटी लागू होगा तब। क्लियर है। एक्ट नंबर 9 आप समझ गए। एक्ट नंबर 9 क्या कहता है, जिस जमीन मालिक का बंगाल 10 साला बंदोबस्त अधिनियम 1793 की कंडिका 8 की धारा 51 के अनुसार जिसका लगान स्थायी बंदोबस्त के समय परिवर्तित नहीं किया गया हो, वह लगान वृद्धि के लिए दायी नहीं होगा। वो एलिजिबल नहीं होगा कि उसका टैक्स कोई बढ़ा दे। क्लियर है। आप धारा 9 समझ गए। नेक्स्ट है आपका जो भूधारक है। उस समय तो भूधारक हुआ करते थे, अभी तो भूधारक आपके सरकार हैं, लेकिन उस समय तो व्यक्ति, कुछ आदमी भी भूधारक बने थे, जिन्होंने ज़मीन को अपने नाम से करवा लिया था। और सारे ज़मीनों पर खूंटकटी नहीं हुई थी, आप ये ध्यान रखेंगे। खूंटकटी कुछ ही ज़मीनों पे हुई थी और बाकी ज़मीनों का अलग ही मामला चल रहा था कि कुछ लोगों ने उसे अपने नाम से उसका पेपर बनवा के अपने नाम के पे करवा लिया था। तो मान के चलिए इस आदमी को भी टैक्स देना पड़ता था अंग्रेज़ को, ये अंग्रेज़ को भी टैक्स देते थे और जो ग्राम के मुखिया थे वो भी टैक्स देते थे, ये दोनों टैक्स देते थे। लेकिन इनका टैक्स जो सीएनटी लागू हुआ उस समय कब नहीं बढ़ाया जाएगा, जब तक कि उपायुक्त का आदेश नहीं हो जाता, डीसी का आदेश हो जाएगा, तभी इसके लगान में वृद्धि किया जा सकता है। यानी कि मुखिया और जो मालिक है, मुखिया और मालिक, ये दोनों का जो डीसी का जब तक आदेश नहीं होगा तब तक मुखिया और जो भूधारक है यानी कि ज़मीन का मालिक है
भूधारक का उन दोनों का लगान उपायुक्त के आदेश के अनुसार ही होगा। मतलब जब तक डीसी आदेश नहीं देंगे तब तक इनका टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा। ये आप क्लियर है। ये एक्ट नंबर 9 का बोलता है। एक्ट नंबर 9 में पहला जो एक्ट था उसमें आपने ये समझा कि जो 10 साल के अधिनियम के अंतर्गत जिसका टैक्स जितना फिक्स कर दिया गया उसको नहीं बढ़ाएंगे। और उसके बाद कहा गया कि जो मुखिया है और जो आपका भूधारक है, इन दोनों का टैक्स बिना डीसी के आदेश के नहीं किया जाएगा, नहीं बढ़ाया जाएगा। इसके बाद आपका आता है एक्ट नंबर 10। एक्ट नंबर 10 क्या कहता है कि कुछ ऐसे भूइहर हमने बताया था कि कौन थे भूइहर, जिन्हें आप पहले की वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो जो भूइहर वही थे जिनको तैयार किया गया था राजाओं के द्वारा टैक्स कलेक्शन के लिए, जो कि आपके मानकी के बराबर में ये खड़े थे भूइहर। कहीं कहीं पे भूइहर को, मानकी को ही भूइहर कह दिया गया था। ठीक है, तो ऐसा कोई भूइहर जिसका लगान नहीं बढ़ाया जाएगा। बेसिकली आपका ये चैप्टर 3 लगान वृद्धि के बारे में बात करता है कि किसका किसका लगान नहीं बढ़ाया जाएगा। तो लगान किसका नहीं बढ़ाया जाएगा? ऐसे भूइहर जिनका नाम छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 सीएनटी का पहला इंस्टेंस हमें देखने को मिलता है। सबसे पहली बार हमें देखने को मिला था 1869 ईस्वी में, जब हमने पाया था कि सीएनटी एक्ट लाया गया था। इस समय एक रजिस्ट्रीकरण की बात की गई थी, रजिस्टर बनाया गया था जिसमें ज़मीनों को दर्ज किया जा रहा था खाता खोलकर। तो जिसका नाम रजिस्टर में उस समय दर्ज हो गया है उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये बात आई है आपके एक्ट नंबर 10 में। एक्ट नंबर 10 क्या कहता है? जिनका सीएनटी एक्ट 1869 में रजिस्टर में नाम दर्ज कर दिया गया है उनका भी टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं एक्ट नंबर 11। एक्ट नंबर 11 क्या कहता है कि कोई व्यक्ति के पास ज़मीन है, मान लीजिए कि ये व्यक्ति के पास ज़मीन था, अब इसके नीचे जो इसके उत्तराधिकारी आए इसके पास ज़मीन आ गई। ठीक है, पहला ये समझिए कि उत्तराधिकार के साथ इसको ज़मीन का हक मिला, इसको भी मिला, इसको भी मिला, ये तीनों व्यक्ति को मिल गया। उसके बाद विरासत में मिल गई। अगर विरासत में ज़मीन मिली, आपने फिल्म देखी होगी, आप ध्यान में रखेंगे, अगर विरासत में भी ज़मीन मिलती है या फिर विक्रय होता है, सेल होता है ज़मीन का, एक दूसरे खरीदते हैं, उसके बाद या फिर दान में दी जाती है ज़मीन। अगर दान में भी ज़मीन मिलती है या विनिमय के द्वारा, विनिमय सिस्टम आप जानते हैं कि मैं तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस तरह के विनिमय का सिस्टम था। जैसे इनके पास ये चावल है, यहाँ इनके पास टमाटर है, ये दोनों आपस में बदल लेंगे। तो अगर ऐसा करके भी ज़मीन किसी के पास आता है तो इसको भी आपको रजिस्ट्री कार्यालय में इसको दर्ज करना आवश्यक हो जाता है। ये दर्ज किया जाएगा। सीएनटी हम बात कर रहे हैं 1908 के समय की। सीएनटी एक्ट 1908 में आया था। तो सीएनटी एक्ट 1908 में आया था, उस समय ये प्रावधान किया गया कि अगर किसी को विरासत में मिले, उत्तराधिकार में मिले, विरासत में मिले, सेल में मिले या दान में मिले या बार्टर सिस्टम से मिले, विनिमय के द्वारा मिले, इन सब को रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा। इन सब को रजिस्ट्रीकृत किया ही जाना है। ये आपका एक्ट नंबर 11 कहता है। एक्ट नंबर 11 क्या कहता है? अगर आपको उत्तराधिकार, विरासत, सेल या आपको दान या विनिमय के द्वारा कोई ज़मीन मिली है तो वो आपका भूस्वामी के कार्यालय में रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो भूस्वामी मान के चलिए अभी रजिस्ट्री कार्यालय है, रजिस्ट्री कार्यालय, और उस समय जो भूस्वामी हुआ करते थे उनका अपना एक ऑफिस भी हुआ करता होगा 1908 में, तो वहाँ पर भी जाके इसका रजिस्ट्रीकरण किया जाना है। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा ज़मीन लिए जाने के बाद इनकार किया जा रहा है, जैसे ए ने बी को दिया ज़मीन और फिर कह रहा है ए कि नहीं, इसको बी के नाम से रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए, तब क्या है? तब इंटरफेयर कौन करेगा? तब उपायुक्त इंटरफेयर करेंगे। उपायुक्त के इंटरफेयर करने के बाद उपायुक्त क्या बोलेंगे कि आदेश देंगे और बोलेंगे इनको कि आप सीधे सीधे इसका ज़मीन को रजिस्टर्ड कीजिए।
समझ गए। अगर आपका ज़मीन जो एक्ट 11 है, एक्ट 11 में मैंने बताया कि आपको अलग अलग 4-5 क्राइटेरिया से ज़मीन अगर मिली है तो उसका भी रजिस्टर्ड में नाम होना चाहिए। और अगर नहीं कोई दर्ज करे तो उपायुक्त के पास आवेदन दिया जा सकता है। अगर कोई बोले कि नहीं मैं नहीं दर्ज करूँगा तो उपायुक्त इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी करने के बाद अगर आपको लगता है कि ये सही है तो फिर रजिस्ट्री करना पड़ेगा। रजिस्ट्री करना पड़ेगा यानी रजिस्टर्ड में नाम दर्ज करना ही करना पड़ेगा। समझ गए। इन लोगों को भूधृति कहा जा रहा है। शब्दों से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। भूधृति यानी कि भू धारण करने वाला, ऐसा व्यक्ति जिसके पास ज़मीन हो। सीधी सी बात आप यही समझिए। उसके बाद है, अगर कोई ज़मीन है ऐसे, इतना बड़ा ज़मीन था, बाद में क्या किया गया, इसका विभाजन हो गया। इतना बड़ा ज़मीन किसी एक आदमी को मिल गया, ए को, ये रह गया बी के पास। तो इस ज़मीन से अगर 100 रुपये का लगान वसूल किया जाता था और ये हिस्सा अगर आपका 30% है तो 30 वसूल किया जाएगा ए से और बाकी 70 वसूल किया जाएगा बी से। मतलब क्या बोला जा रहा है कि जो ज़मीन का विभाजन अगर किया जाएगा तो उसका लगान भी आनुपातिक रूप से विभाजित हो जाएगा। मतलब उस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा कि अगर 100 है तो 100 को 3 भाग में बांट दिया गया तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 2 भाग में बांटा गया तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। आप समझ गए। तो ये एक्ट नंबर 13 कहता है। उसके बाद एक्ट नंबर 14 आता है। एक्ट नंबर 14 में आता है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको ये समझिए कि अगर आपकी ज़मीन सरकार ने ले ली, किसी काम के लिए ले ली, और वो काम ये है कि अगर वहाँ पर छावनी बोर्ड बनाया गया है, अगर छावनी बोर्ड बनाया, आप छावनी बोर्ड के बारे में समझते हैं, छावनी बोर्ड बनाया गया है या बाग बगीचा लगाया गया है जो कि पवित्र होना चाहिए, पवित्रता। उस समय 1908 एक्ट में ये लिखा गया था कि पवित्र बाग बगीचा लगाने के लिए। पवित्र बाग बगीचा आप ये समझिए कि अगर कोई मतलब भगवान का पौधा या भगवान के मूर्ति लगा के वहाँ पे 2-4 पौधे लगा दिए तो उसके लिए अगर आपसे ज़मीन ली जाएगी, या फिर कोई मुंडारी काश्तकारी भूमि है यानी मुंडारी व्यक्ति के द्वारा उस भूमि को धारण किया गया है, साफ़ किया गया है, या सरकारी कार्यालय के लिए अगर भूमि को ले लिया गया है तो क्या हो जाएगा। अगर इन सब चीज़ों के लिए आपकी भूमि को ले लिया गया है तो आपका जो है उस ज़मीन पे आपके जितने भी दावे थे वो सब खारिज समझे जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आपका दावा समाप्त हो जाएगा। मतलब सरकार आपकी ज़मीन को ले सकती है, ले लेगी, और ले लेगी तो उस समय आपके पास किसी भी तरह का इनकम्बरेंस नहीं रहेगा। इनकम्बरेंस का मतलब होता है कि जो भी आपका लोड रहेगा, लगान का जो लोड है लगान देने का, वो आपका ख़त्म हो जाएगा। और ऐसा कब होगा, जब किसी छावनी के लिए सरकार भूमि ले ले, किसी पवित्र बाग बगीचा लगाने के लिए भूमि ले ले, या फिर कोई भी मुंडारी काश्तकारी भूमि है उस पर, या सरकार के कार्यालय के में अगर उपयोग करने के लिए या कार्यालय बनाने के लिए भूमि को अगर ले लिया जाता है तो उसके जितने भी इनकम्बरेंस है, जितने भी लोड है, उसमें जो टैक्स देने का आपके ऊपर जो दबाव है वो सारा चीज़ ख़त्म हो जाएगा। ये आपका एक्ट नंबर 14 कहता है। क्लियर है। उसके बाद क्या है, एक्ट नंबर 15 आता है। आप देखेंगे ये दाखिल खारिज की रसीद है। मैं एक एग्जाम्पल के रूप में इसे मैंने लगाया है। तो इसको क्या कहते हैं, जैसे धारा 11 और 12 के तहत, धारा 11 में क्या मैंने बताया, धारा 11 में बताया कि जब भी कोई ज़मीन किसी को दे देते हैं आप, जो अलग अलग तरीके से हो सकता है, उत्तराधिकार, विरासत, विक्रय, दान या विनिमय के द्वारा आप देते हैं, या 12 एक्ट नंबर 12 के तहत आपकी ज़मीन रजिस्टर्ड नहीं होती है, जिसको डीसी रजिस्टर्ड करवाते हैं। अपनी इंक्वायरी करके बोलते हैं कि नहीं ये सही है, भूमि का अंतरण हुआ है, मतलब ट्रांसफ़र हुआ है, ए से लेके ए से बी को मिला है, बीच में कोई भी मेथड हो सकता है, या तो उत्तराधिकार में गया हो, या दान में गया हो, विनिमय में गया हो, जिससे भी। और बी का जो इंक्वायरी किया गया है 12 एक्ट के द्वारा, डीसी के द्वारा, वो आपको रजिस्टर्ड करा दिए हैं। तो 11 और 12 के तहत अगर जब ज़मीन रजिस्टर्ड होगी तो आपका उसका दाखिल खारिज होना मस्ट है, दाखिल खारिज होना चाहिए। मतलब आप अपना दखल देंगे उस ज़मीन में और आप पहले वाले दखल जो जिसका भी था उसको खारिज कर दिया जाएगा। आप समझ गए। तो 9 से लेकर 15 एक्ट तक है। हमने चैप्टर 3 में एक्ट नंबर 9 से लेकर 15 तक देखा। अब हम इसको रिवाइज करते हैं बहुत शॉर्ट में। एक्ट 9 क्या कहता है, लगान वृद्धि के लिए कब दायी नहीं होगा,
चैप्टर 3 बेसिकली बात करता है लगान और लगान वृद्धि, और किस चीज़ के लिए, लगान वृद्धि और आपका रजिस्ट्रीकरण। तो सबसे पहले लगान वृद्धि के लिए कब दायी नहीं होगा, कौन, जिसके पास जमीन है, भूधारक। जो बंगाल 10 साला अधिनियम, जो 10 साल के अधिनियम के तहत जिसकी बंदोबस्ती हो चुकी है, मतलब उसका रेंट फिक्स कर दिया गया है, मतलब उसका टैक्स फिक्स कर दिया गया है। जिस शब्द से आपको फैमिलियर लगे, जिस शब्द से आप कंफर्टेबल रहें, आप उस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो आपका लगान और रेंट और टैक्स फिक्स कर दिया गया है 10 साला अधिनियम 1793 में, उसका टैक्स 1908 में आके नहीं बढ़ेगा। क्लियर है। उसके बाद हमारा 9 क आता है, जिसमें कि आपका मुखिया के बारे में लिखा गया है। मुखिया और भूधारक का भूस्वामी, ये डीसी के आदेश से ही इसका बढ़ेगा। डीसी के आदेश से टैक्स इसका बढ़ेगा। 9 का क कहता है। एक्ट नंबर 10 आपका क्या कहता है, एक्ट नंबर 10 कहता है ऐसा कोई आदमी, ऐसा कोई भूइहर जिसका CNT 1869 के तहत रजिस्टर्ड कर दिया गया हो, रजिस्टर में नाम दर्ज कर दिया गया हो, रजिस्टर्ड कर दिया गया हो या रजिस्टर में नाम दर्ज किया गया हो, उसका टैक्स नहीं बढ़ेगा, उसका टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा, उसका लगान नहीं बढ़ाया जाएगा। 11 नंबर में आपका क्या कहा जाता है, रजिस्ट्रीकरण के बारे में कहा गया है कि अगर आप जमीन आपको किसी भी तरीके से मिलती है, आपको उत्तराधिकार, विरासत या दान या विनियम के द्वारा मिलती है, तो आपका उसका रजिस्ट्रीकरण करना अनिवार्य है। कहाँ होगा, भूस्वामी के कार्यालय में। अभी के परिप्रेक्ष्य में भूस्वामी आपका सरकार। उसके बाद अगर कोई, यहाँ पर डीसी के इंक्वायरी की बात की गई है, अगर ज़मीन देने के बाद, ज़मीन के अंतरण के बाद, किसी को ज़मीन दे देने के बाद अगर उसके रजिस्ट्रीकरण में समस्या आती है तो डीसी उसका इंक्वायरी करेंगे और उसको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कराएंगे। ये एक्ट नंबर 12 कहता है। क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछा जाएगा कि अगर कोई भूधृति धारा 11 का पालन नहीं करता है, मतलब अगर अपने उत्तराधिकारी को नहीं देता है, मतलब अगर उसका ज़मीन को रजिस्टर्ड नहीं कराया जाता है, ज़मीन को अगर रजिस्टर्ड नहीं कराया जा रहा है, तो डीसी उसमें क्या करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। मैं क्वेश्चन के बारे में बता रहा था, मैं कंफ्यूज हो गया। मैं बता रहा था कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है धारा 11 के तहत, यानी कि भूधृति का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, तो फिर निम्न में से किन परिस्थितियों में उसे रजिस्टर्ड कराने की प्रक्रिया की जाएगी। आप ध्यान रखेंगे, उसमें उपायुक्त का हस्तक्षेप होगा। उपायुक्त इंक्वायरी करके उसको रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और अगर ये सही पाया जाता है तो अपने आप ही इसको रजिस्टर्ड मान लिया जाएगा। 13 नंबर क्या कहता है कि ये रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। अगर ज़मीन जिस रेशियो में अंतरण हुआ है, डिवाइड हुआ है, उसी हिसाब से ये डिवाइड हो जाएगा। लगान भी आपका, लगान उसी के हिसाब से डिवाइड कर दिया जाएगा। 14 नंबर बोलता है कि अगर सरकार ले ले आपका, तो जितना भी इनकम्बरेंस है, जितना भी ज़मीन का आपका इनकम्बरेंस है, मतलब आपकी देनदारी समझ लीजिए एक तरह से, जो भी आपकी देनदारी है टैक्स के लिए, वो सारा समाप्त हो जाएगा। अगर सरकार ने किसी छावनी के लिए इसे ले लिया, छावनी बोर्ड के लिए, किसी पवित्र बाग बगीचा बनाने के लिए, उसके बाद है कि कोई मुंडारी काश्तकारी भूमि है, और अगर किसी सरकारी कार्यालय के उपयोग के लिए ले लिया गया, तो आपका जितना लोड है वो समाप्त माना जाएगा। और 15 नंबर ये कहता है, जो धारा 11 और 12 के तहत, धारा 11 और 12 के तहत जो ज़मीन ली जाएगी, जो रजिस्टर्ड की जाएगी, उसका दाखिल और खारिज आवश्यक है। ये अभी भी आवश्यक है। आप रजिस्ट्रीकरण करवा लेते हैं, आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाके रजिस्टर्ड में अपना नाम दर्ज करवा देते हैं। ये कैसे होता है, मैं थोड़ा सा विस्तार में समझा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर 100 एकड़ ज़मीन है,
जो सबसे पहले भूस्वामी के पास हुआ करती थी उस समय, जो सबसे शुरू में जब सर्वे हुआ तो उसमें भूस्वामी के पास। इसके बाद आपका ये डिवाइड होता चला गया छोटे छोटे टुकड़ों में। मान के चलिए कि ये 50 और 50, तो ये 50 और 50 फिर अलग से रजिस्ट्री ऑफिस में ये दर्ज कराया। जैसे कि ये ए का है, ये बी का है, ये दोनों ने अपने अपना जाके रजिस्ट्री ऑफिस में दर्ज करवा लिया। लेकिन ये दर्ज करवाने से नहीं होगा, ये दाखिल खारिज भी इसका करवाना आवश्यक है। ये धारा 15 कहता है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये पहले इसके दाखिल खारिज में था, इसके दखल में था पहले वाले भूस्वामी में। अब बाद में आप भूधृति हो गए, मतलब आपने भूमि को धारण किया, ये भूमि आपको मिल गई, ये भूमि आपकी है, ये ज़मीन आपकी है। तो अब ज़मीन को आप क्या करना होगा? आपको दाखिल खारिज कराना होगा, यानी कि अपना दखल वहाँ पे डालना होगा कि नहीं अब ये मेरा है। क्लियर है? तो आज हमने क्या देखा? हमने एक्ट 9 से लेकर 15 तक देखा। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। रिवीजन आप फिर से करते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। कीप लर्निंग एंड ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड। CNT एक्ट की इसी तरह से आप याद करते चले, आपको JPSC में बहुत अच्छे नंबर ये स्कोर करा कर देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।